नक्सलवाद की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सवाल यह उठ रहा है कि क्या सचमुच माओवादी अब हथियार डालने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के जंगलों तक फैला यह आंदोलन दशकों से भारतीय राज्य के लिए सबसे कठिन आंतरिक सुरक्षा चुनौती रहा। कभी यह आंदोलन आदिवासियों और दलितों की आवाज बनकर खड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हिंसा, खून और बंदूक की नली से निकलने वाली राजनीति इसका चेहरा बन गई। अब वही माओवादी अपने कथित पत्र और ऑडियो के जरिए कह रहे हैं कि वे अस्थायी तौर पर हथियार बंद संघर्ष रोकने को तैयार हैं और सरकार से वीडियो कॉल तक पर बातचीत करना चाहते हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सीपीआई माओवादी के केंद्रीय प्रवक्ता अभय ने एक पत्र और ऑडियो बयान जारी कर कहा कि माओवादी हथियार डालने के लिए तैयार हैं। वेणुगोपाल उर्फ अभय उर्फ सोनू का एक और पत्र मीडिया में वायरल है, जिसमें माओवादी सरकार से 1 महीने के युद्ध विराम की घोषणा चाहते हैं। इस दौरान वे जेल में बंद अपने नेताओं से परामर्श करना चाहेंगे और वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल तैयार करेंगे। माओवादी नेता ने कहा कि वे केंद्र सरकार के गृह मंत्री या उनके नियुक्त प्रतिनिधियों से संवाद करने को तैयार हैं। यह भाषा उस कट्टर वैचारिक संगठन की नहीं लगती जिसने दशकों तक हथियार को ही मुक्ति का रास्ता बताया, लेकिन क्या इससे उनके बदले हुए दिल और मजबूरी की आवाज माना जाए? हकीकत यह है कि माओवादी आंदोलन आज तक के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। संगठन का शीर्ष नेतृत्व लगभग चरमरा चुका है। कभी 42 सदस्यों वाली उनकी सेंट्रल कमेटी अब घटकर केवल 12 रह गई है। महासचिव बसवराजू हाल ही में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। मॉडेम बालकृष्णा जैसे वरिष्ठ नेता पिछले सप्ताह छत्तीसगढ़ में मारा गया, तो सेंट्रल कमेटी का एक और नेता झारखंड में केंद्रीय कमेटी की सदस्य सुजाता ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह घटनाएं बताती हैं कि संगठन का सिर काट दिया गया है और उसका ढांचा खंडहर में बदल रहा है। जिस संगठन की रीढ़ ही टूट चुकी हो, उसके सामने समाज की मेज पर आने के अलावा और कौन सा रास्ता बचता है? इस पत्र की प्रामाणिकता अभी संदिग्ध है और छत्तीसगढ़ सरकार इसकी जांच कर रही है। लेकिन अगर ये बयान सच है तो ये माओवादी आंदोलन के लिए ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेंगे, लेकिन जो हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटना चाहे उनका स्वागत है। यह रुख दर्शाता है कि सरकार किसी भी तरह की जल्दबाजी में विश्वास नहीं करती। लक्ष्य स्पष्ट है, 31 मार्च 2026 तक माओवादी आंदोलन का पूरी तरह सफाया। पिछले 20 महीनों से सुरक्षा बलों ने बस्तर समेत नक्सल प्रभावित इलाकों में जिस तीव्रता से अभियान चलाया, उसने माओवादियों को घुटने पर ला दिया है। लेकिन इस परिस्थिति का दूसरा पहलू भी है। माओवादी जानते हैं कि सिर्फ गोलीबारी और जंगलों में छिपे रहने से उनका अस्तित्व नहीं बचेगा। जनसमर्थन उनका सबसे बड़ा हथियार रहा था और वही हथियार अब कुंद हो चुका है। आदिवासी समाज धीरे धीरे सरकार की योजनाओं, सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं की ओर खिंच रहा है। पहले जो गांव माओवादियों की शरण स्थली थे, वहां अब सुरक्षा बलों की कैंप और सरकारी विकास परियोजनाएं खड़ी हो रही हैं। इस बदलाव ने माओवादियों की जमीन खिसका दी है और अब वे समर्पण के लिए तैयार हैं। माओवादी नेता ने अपने ऑडियो बयान में क्या कहा है, पहले उसे सुनते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय कमेटी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15 अगस्त 2025। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग कर भारत की उत्पीड़ित जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए जन संघर्षों में भाग बनेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, माओवादी आंदोलन से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री, शांति वार्ता के प्रति सानुकूल रवैया अपनाने वाले सत्ता एवं तमाम विपक्ष पार्टियों के नेतागण, शांति कमेटी के साथियों, पत्रकारों एवं जनता के सामने बदले हुई हमारी पार्टी के रुख को इस प्रेस विज्ञप्ति द्वारा हम स्पष्ट कर रहे हैं।
2025 मार्च आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर एवं ईमानदारी से प्रयास कर रही है। हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता कॉमरेड अभय के नाम पर मई 10 को स्वयं हमारी पार्टी के माननीय महासचिव एक प्रेस बयान जारी किया था। उसमें उन्होंने हमारी पार्टी हथियार छोड़ने के बारे में उल्लेख करते हुए इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्वकारी कॉमरेडों से सलाह मशविरा करने के लिए 1 माह के समय की मांग करते हुए सरकार के सामने सीज़ फायर का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर केंद्र सरकार अपने सानुकूल रुख को जाहिर नहीं किया था, बल्कि जनवरी 2024 से जारी अपनी घेराव और उन्मूलन सैनिक हमलों को और तेज किए हैं। फलस्वरूप सैकड़ों की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती कर चलाए गए घेराव एवं उन्मूलन हमले में 21 मई को हुई एक भीषण हमले में साहसिक रूप से प्रतिरोध करते हुए हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड बसवराजू सहित केंद्रीय कमेटी के स्टाफ एवं उनके सुरक्षा गार्ड के 28 साथी शहीद हुए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उनसे पहल किए गए शांति वार्ता के प्रक्रिया को बीच में आधा अधूरा ना छोड़कर उनके विचारों के अनुरूप शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हम यह निर्णय लिया और उस पर इस प्रेस बयान को जारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के माननीय महासचिव के पहल कदमी पर शुरू हुई शांति वार्ता के प्रक्रिया को आगे ले जाने के तहत हम ये स्पष्ट कर रहा है कि बदले हुए विश्व एवं देश के परिस्थितियों के अलावा लगातार देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनज़र हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिए हैं। हम ये स्पष्ट कर रहा है कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर हम संघर्ष करेंगे। इस विषय पर केंद्र के गृह मंत्री या उनसे नियुक्त व्यक्तियों से अथवा प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे इस बदले हुए विचार से पार्टी को अवगत कराना पड़ेगा। यह हमारी दायित्व बनेगी। बाद में इस पर पार्टी के अंदर सहमत जताने वाले या विरोध करने वाले स्पष्ट होकर सहमत जताने वाले साथियों से एक प्रतिनिधिमंडल तैयार कर शांति वार्ता में हम शिरकत करेंगे। वर्तमान में हमारे संपर्क में रहे सीमित कैडर एवं कुछ नेतागण साथी इस नई रुख पर अपनी पूरी सहमति जता रहा है। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी अनुरोध ये है कि समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल बंदी साथियों से सलाह मशविरा करने के लिए हमें 1 माह की समय देना है। इस विषय पर प्राथमिक रूप से सरकार के साथ वीडियो कॉल के जरिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए और एक बार ये स्पष्ट कर रहा है कि फ़ौरन 1 माह समय के लिए औपचारिक रूप से सीज़ फायर की घोषणा कर खोजी अभियानों को रुकवा कर शांति वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और खून से बह रहे जंगलों को शांति वनों में तब्दील करना आपसे लिए जाने वाली सानुकूल रुख पर ही निर्भर करेगी। हम देश के तमाम मेहनतकश जनता, दलित, आदिवासी, महिला एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों और बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, शांति कमेटी के मित्रगण, लेखक, कलाकारों से यह अपील कर रहा है कि बदले हुए परिस्थितियों में पार्टी एवं देश के क्रांतिकारी आंदोलन सामना कर रही बहुत बुरी परिस्थितियों में हमसे लिए गए इस निर्णय को समझना है। हम आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि
तहे दिल से आप इसे समझकर हमें आपका पूर्ण सहयोग देते हुए इस प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे। आज हम सब मिलकर हमारी पार्टी पर एवं समूचे देश के तमाम माओवादी आंदोलनरत प्रांतों पर जारी भीषण सैनिक हमलों को सरकार से रुकवाकर खून बह रही जंगलों में शांतिपूर्ण वातावरण को कायम करना है। बदली हुई हमारी रुख पर समूचे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे पार्टी के नेतृत्व व मित्रगण एवं भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के हितैषियों और देश के जनवादी प्रगतिशील ताकतें एवं वामपंथ शक्तियों और संस्थाएं अपने विचारों को कष्ट कर हम तक पहुंचाने से हम तहे दिल से स्वीकार कर उन पर गौर करने के लिए तैयार हैं। नीचे दिए जा रहे ईमेल, फेसबुक को एड्रेस पर आपके विचारों को हम तक पहुंचाइए। लेकिन ये बात हमारी प्रपोज़ल पर सरकार अपनी सहमति जताते हुए सहयोग करने की आश्वासन देने के फ़ौरन बाद से ही हम मेल, फेसबुक देख सकते हैं। हम सरकार से ये भी अनुरोध कर रहा है कि वह अपनी निर्णय को अंतर्जाल से दूर रहने वाले हमारी पार्टी के तमाम कैडरों तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से ज़रूर प्रसार करवाइए। विशेष सूचना: 1. हमारी पार्टी के जो भी साथी सरकार से दिए गए समय सीमा के अंदर यदि अपनी अनमोल विचारों को हम तक पहुंचाने में असमर्थ रहने से आप चिंता मत कीजिए। वार्ता प्रक्रिया के दौरान भी आप आपका विचार भेज सकते हैं। 2. देश के अलग अलग जेल में बंदी साथी भी जेल अधिकारियों के अनुमति से आपके विचारों को कृपया भेजिए। 3. राज्य कमेटी, स्पेशल एरिया कमेटी, स्पेशल जोनल कमेटी, सब जोनल ब्यूरो सहित पार्टी के अलग अलग स्तरों में प्रवक्ता के जिम्मेदारी निभा रहे साथीगण एक मत के साथ राय प्रकट होने पर प्रवक्ता के नाम से भी भेज सकते हैं। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ अभय, प्रवक्ता, केंद्रीय कमेटी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। यह पहली बार नहीं है कि माओवादी वार्ता की बात कर रहे हैं। अतीत में भी कई बार बातचीत के प्रयास हुए, लेकिन हर बार असफल रहे। फर्क यह है कि इस बार संगठन की स्थिति बेहद कमजोर है और वार्ता उनकी मजबूरी जैसी प्रतीत होती है। ऐसे में यह बयान कहीं ना कहीं उनकी रणनीतिक मजबूरी का परिणाम लगता है। यह भी सच है कि संगठन के भीतर थकान, असुरक्षा और भविष्य को लेकर भय बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से जंगलों में जी रहे कैडर अब बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। सरेंडर की सरकारी नीतियों ने कई को आकर्षित किया है। पुनर्वास, नौकरी और मुख्यधारा में सम्मानजनक जीवन की संभावना उन्हें हथियार छोड़ने की ओर खींच रही है। इसलिए हो सकता है कि माओवादी नेतृत्व का एक धड़ा सचमुच इस बार गंभीरता से वार्ता चाहता हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरी पार्टी इस रास्ते पर चलेगी? माओवादी संगठन एक समान नहीं है, उसमें वैचारिक और क्षेत्रीय गुटबाजियां हैं। एक हिस्सा बातचीत को रणनीतिक ढाल मान सकता है, जबकि दूसरा हिंसा जारी रख सकता है। आज की तारीख में माओवादी आंदोलन की दशा साफ तौर पर कमजोरी और संकट की है। दिशा की बात करें तो वह हथियार से संवाद की ओर बढ़ती दिख रही है। लेकिन यह संवाद उनके अस्तित्व को बचाने का जरिया है या सचमुच आत्मसात होने का इरादा, यह समय ही तय करेगा। निश्चित रूप से इस बयान ने उनके पुराने रवैये से अलग तस्वीर पेश की है। वे पहली बार कह रहे हैं कि वे राजनीतिक दलों और संघर्षरत संस्थाओं के साथ मिलकर जन समस्याओं पर लड़ना चाहते हैं। यह स्वीकार करना कि बंदूक के साए में आम जनता की समस्याएं हल नहीं हो सकती, उनके वैचारिक ढांचे में आई दरार का भी संकेत है। सरकार के सामने अब एक संतुलन साधने की चुनौती है। यदि वह केवल सैन्य दबाव पर भरोसा करती है तो संगठन के कुछ धड़े जंगलों में हिंसा जारी रख सकते हैं। ऐसे में सरकार को ईमानदार, आत्मसमर्पण और वार्ता चाहने वालों के लिए दरवाजा खुला रखना चाहिए। माओवाद का भविष्य पिछले कुछ सालों में आदिवासी समाज के भविष्य से जुड़ा है। यदि सरकार उन इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की सुविधाएं पहुंचाने में सफल होती है
तो माओवादी आंदोलन की वैचारिक जमीन हमेशा के लिए दरक जाएगी। बंदूक और बम की राजनीति के लिए कोई आधार ही नहीं बचेगा। भारत में माओवादी आंदोलन का सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ चुका है। उनकी दशा बेहद कमजोर है और दिशा अनिश्चित। यह संभव है कि आने वाले महीनों में कुछ गुट हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे और कुछ आखिरी दम तक हिंसा करते रहें, लेकिन तस्वीर साफ है, माओवाद अब वैसा खतरा नहीं रह गया जैसा 2 दशक पहले था। सवाल बस इतना है कि इसका अंत पूर्ण शांति और संवाद से होगा या सुरक्षा बलों की निर्णायक कार्रवाई से। आज जब माओवादी कथित रूप से खुद को शांति वार्ता के लिए तैयार बता रहे हैं, तब यह भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है। पर इस उपलब्धि को स्थायी बनाना तभी संभव है जब सरकार इस मौके का इस्तेमाल जनता के बीच विकास और भरोसे की नई नींव रखने के लिए करे। माओवाद की बंदूकें भले चुप हों, लेकिन यदि आदिवासी समाज की तकलीफें और हाशिए पर होने का दर्द दूर ना हुआ, तो भविष्य में यह आग किसी और रूप में भड़क सकती है। इसलिए असली सवाल केवल यह नहीं है कि क्या माओवादी हथियार डालेंगे, बल्कि यह भी है कि क्या भारत उस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जमीन को हमेशा के लिए बदल पाएगा जिसने नक्सलवाद को जन्म दिया था। बहरहाल, जंगलों से निकले इस कथित चिट्ठी की सच्चाई क्या है, यह फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन यह बात तो साफ है कि भारत के इतिहास में जिस माओवादी आंदोलन को कभी सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती माना गया था, अब वह आंदोलन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता दिखाई दे रहा है। एक ओर सुरक्षा बलों का दबाव है, दूसरी ओर संगठन का टूटता हुआ ढांचा। जंगल की कहानी एक नए मोड़ पर है। बंदूकें थक चुकी हैं, नेतृत्व बिखर चुका है और अब माओवादी वार्ता की बात कर रहे हैं, तो माओवादी नेता का यह कथित पत्र, यह कथित ऑडियो एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकता है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।